नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए इतिहास विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई है, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है और आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास का मुख्य अध्ययन क्या है? भविष्य की घटनाएं, आरंभिक मानव जीवन और सभ्यताएं, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था या औद्योगिक विकास। तो जो प्राचीन इतिहास का मुख्य अध्ययन है, वो है आपका आरंभिक या प्रारंभिक मानव जीवन और सभ्यताएं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत, अरबी, ग्रीक या फारसी? तो जो इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है और जो ग्रीक शब्द है वो ग्रीक शब्द था आपका हिस्टोरिका या हिस्टोरिया। और जो हिस्टोरिया शब्द है, हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है जांच पड़ताल या ज्ञान प्राप्त करना ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृति का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? केवल भाषा, जीवन जीने की संपूर्ण प्रक्रिया, भोजन और वस्त्र या धार्मिक अनुष्ठान? तो जो संस्कृति है, संस्कृति का सर्वोत्तम अर्थ है जीवन जीने की संपूर्ण प्रक्रिया, क्योंकि संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारा सीखा हुआ व्यवहार है। परंपरा का क्या अर्थ है? केवल आधुनिक विचार, पूर्वजों से प्राप्त मूल्य और रीति रिवाज, विदेशी संस्कृति, विज्ञान आधारित सिद्धांत। तो वो जो परंपरा है वो पूर्वजों से प्राप्त मूल्य और रीति रिवाज होते हैं। पाली और संस्कृत ग्रंथों के आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास लिखने वाले प्रमुख इतिहासकार कौन थे? रोमिला थापड़, केपी जायसवाल, राजतरंगिणी के लेखक या जेम्स मिल? तो जो रोमिला थापड़ भारत की इतिहासकार थी। उन्होंने पारंपरिक कथाओं को चुनौती दी और साक्ष्य पर आधारित धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया। तो सही आंसर कौन आज हो जाएगा जिसने पाली और संस्कृत ग्रंथों के आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास लिखा? रोमिला थापड़। अगला प्रश्न है आपका, राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा? विष्णु शर्मा, कालिदास, कल्हण या बाणभट्ट? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका कल्हण। कल्हण जो है, कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है और राजतरंगिणी जो है वो 8 तरंगों में विभाजित है और जो प्रत्येक तरंग है, राजतरंगिणी की जो प्रत्येक तरंग है वो कश्मीर के इतिहास के एक विशिष्ट कालखंड को समेटती है। राजतरंगिणी का अर्थ ही है राजाओं की नदी, लिखा हुआ भी है प्रश्न में। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राजाओं की नदी किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो राजतरंगिणी को राजाओं की नदी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली किससे संबंधित है? इंडियन नॉलेज सिस्टम किससे संबंधित है? केवल तकनीकी शिक्षा, भारतीय परंपराएं, विज्ञान दर्शन, ज्ञान परंपरा, अंग्रेजी शिक्षा, केवल वास्तुकला? तो जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है जिसे इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, वो हमारी भारतीय परंपराएं, विज्ञान दर्शन और ज्ञान परंपरा से संबंधित है। प्रागैतिहासिक एज की पहचान किससे होती है? या प्रागैतिहासिक काल जिसे प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं, कि पहचान किस चीज से होती है? लेखन कला का विकास, कृषि प्रणालियां, लिखित अभिलेखों का अभाव या औद्योगिक क्रांति? तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी जो पहचान होती है वो ये होती है क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में लिखित अभिलेखों का अभाव था। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। जो मानव है, मानव प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित अभिलेख नहीं है, जिनके बारे में केवल पुरातात्विक और मानव शास्त्रीय साक्ष्यों से ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे जो है प्रागैतिहासिक सामग्री जो हमें प्राप्त हुई है उनसे ही हमें उस काल की जानकारी प्राप्त है, जैसे मानव अवशेष, जीवाश्म, सिक्के इत्यादि वस्तुएं। तो कोई भी लिखित अभिलेख नहीं मिले थे, तो प्रागैतिहासिक काल की पहचान किससे होती है? लिखित अभिलेखों के अभाव से। पूरा पाषाण काल में मनुष्य मुख्य रूप से क्या करता था? खेती बाड़ी, शिकार और भोजन संग्रह, धातु निर्माण या नगर बसाना? तो जो पूरा पाषाण काल में मनुष्य था वो मुख्य रूप से शिकार और भोजन संग्रह करता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित मानी जाती है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या कांस्य युग? तो जो सिंधु सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित मानी जाती है और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग या ब्रोंज एज की सभ्यता इसलिए भी कहते हैं
क्योंकि इस काल के जो लोग थे वो तांबे और टीन को मिलाकर जो धातु बनती थी, जिसको कांस्य बोलते थे, कांस्य के औजार, हथियार, बर्तन का जो है बर्तनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खोजा गया नगर था और सबसे महत्वपूर्ण स्थल जिससे इस पूरी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, वो हड़प्पा था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपका कांस्य युग से संबंधित। सिंधु घाटी सभ्यता किस आयु से संबंधित है? पत्थर युग, तांबा युग, कांस्य युग या लौह युग? तो इसका आंसर आप आराम से कर देना, कांस्य युग। इसके स्थान पर अगर आता है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो वहां भी आप क्या कर दोगे, कांस्य युग या ब्रोंज एज। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? बनारस, पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो या उज्जैन? तो जो सिंधु घाटी का प्रमुख नगर था वो था आपका मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था किसके लिए प्रसिद्ध थी? कच्चे मकान, सड़कें और जल निकासी व्यवस्था, लकड़ी के घर, मंदिरों की ऊंची इमारतें। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था थी वो आपकी सड़कें और जल निकासी व्यवस्था के कारण प्रसिद्ध थी, क्योंकि जो इनकी सड़कें थी और नगर की व्यवस्था थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी और जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सड़कें और जल निकासी व्यवस्था। प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः किस देवी देवता की पूजा करते थे? ब्रह्मा, माता देवी, सरस्वती या गणेश? तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी के लोग करते थे। नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किस धातु से बनी थी? सोना, तांबा, कांसा या लोहा? तो नृत्य करती हुई लड़की की जो प्रतिमा है वो आपकी कांसे की धातु से बनी थी। ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल का प्रारंभ, हड़प्पा काल या मौर्य काल? तो ऋग्वेद जो है वो वैदिक काल के प्रारंभ काल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैदिक काल में मुख्य जीवन शैली क्या थी? शहरी, औद्योगिक, ग्रामीण और पशुपालन आधारित, पूरी तरह व्यापार आधारित? तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, ग्रामीण और पशुपालन आधारित। सभा और समिति किस काल की दो प्रमुख संस्थाएं थी? तो सिंधु घाटी काल, उत्तर वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल या मौर्य काल? तो सभा और जो समिति थी वो आपकी प्रारंभिक वैदिक काल की दो प्रमुख संस्थाएं थी। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का व्यापक उपयोग हुआ? चांदी, तांबा, लोहा या सोना? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, जिससे कृषि और औजारों में क्रांति आई। और उत्तर वैदिक काल में लोहे को अयस भी बोला जाता था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या बोला जाता था? तो लोहे को क्या बोला जाता था? अयस। और यहाँ लोहे की जगह अयस भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक समाज में किस धर्म ग्रंथ का निर्माण हुआ? वेद, उपनिषद, पुराण या त्रिपिटक? तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषद का निर्माण हुआ। और उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के पास बैठना। प्रश्न ये भी आ सकता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के पास बैठना। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा बना? अवंती, मगध, कौशल या वत्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सही। प्राचीन भारत में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना वो मगध बना। मगध, क्योंकि इसकी जो राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति थी, जैसे उपजाऊ भूमि, प्रचुर खनिज के संसाधन और सबसे अच्छी बात, कुशल शासक थे इनके पास, जैसे बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु इत्यादि। जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था आपका? मगध। मगध के उदय का एक प्रमुख कारण क्या था? समुद्री बंदरगाह, लोहे के खनिज और कृषि उपज, ऊंचे पर्वत या शुष्क जलवायु? तो लोहे के खनिज और कृषि उपज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मगध साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का जो प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक था वो था आपका बिंबिसार। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यमित्र? तो मौर्य वंश की जो स्थापना की वो की आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक जनरल को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के यूनानी ग्रीक सेनापति सेल्यूकस निकेटस को हराया था, या निकेटर को हराया, निकेटर भी बोलते हैं इसको, को हराया था। इसी युद्ध के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिंदुसार का एक उपनाम क्या था? अमित्रघात, प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय या धर्मशोक? तो जो बिंदुसार का नाम था वो था अमित्रघात, और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अमित्रघात का मतलब क्या होता है? अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अशोक किस बड़े युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए? कुरुक्षेत्र युद्ध, पाटलिपुत्र युद्ध, कलिंग युद्ध या उज्जैन युद्ध? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध में हुए भारी रक्तपात और विनाश को देखकर अशोक का हृदय बदला और उन्होंने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अशोक ने अपने शिलालेख किस लिपि में लिखवाए? तो अशोक ने अपने शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि में लिखवाए। अशोक के शिलालेखों में धम्म शब्द का अर्थ है युद्ध नीति, धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता, कर प्रणाली या वास्तु निर्माण? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? पतंजलि, चाणक्य, वसुमित्र या कालिदास? तो कौटिल्य का जो अन्य नाम है वो है चाणक्य। चाणक्य के अतिरिक्त भी कौटिल्य का एक नाम है विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य को चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित था? संगीत और कला, कृषि विज्ञान, प्रशासन, राजनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था या चिकित्सा? तो अर्थशास्त्र प्रशासन, राजनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कौटिल्य अर्थशास्त्र किस शासक का मार्गदर्शक ग्रंथ था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? अर्थशास्त्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी वो आपके श्रीगुप्त ने। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और इसका विस्तार किया, जिससे गुप्त काल का स्वर्ण युग शुरू हुआ। गुप्त काल की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, काशी या कन्नौज? तो पाटलिपुत्र गुप्त काल की राजधानी थी। चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? समुद्राधिपति, महाराजाधिराज, देवनाम प्रिय या धर्मशाक? तो उसका आंसर हो जाएगा बी सही, महाराज धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजवंश की राजकुमारी से विवाह कर राजनीतिक शक्ति बढ़ाई? शकों की, नागों की, लिच्छवी वंश की या कुषाणों की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी की। लिच्छवी की राजकुमारी जो कुमार देवी जी थी, उनसे विवाह किया और इस विवाह से उनकी शक्ति और क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि लिच्छवी उस समय उत्तरी बिहार और नेपाल के क्षेत्रों पर शासन करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन, महान दार्शनिक, विक्रमादित्य या महान विजेता? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये। समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? मेहरौली लौह स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति, नासिक शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख? तो समुद्रगुप्त की विजयों का जो विवरण मिलता है वो आपके प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किस कवि ने लिखी? कालिदास, हरिसेन, वराहमिहिर, पाणिनि? तो प्रयाग प्रशस्ति आपके हरिसेन ने लिखी। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? पृथ्वीराज, विक्रमादित्य, देवनाम प्रिय या महा मेघवाहन? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विशेष शक्ति को पराजित किया? कुषाण, हन, शक या तुर्क? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुनों को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में किसे नवरत्न में शामिल माना जाता है? आर्यभट्ट, चाणक्य, मेगस्थनीज या अश्वघोष? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, आर्यभट्ट। हर्षवर्धन किस राजवंश के शासक थे? गुप्त, मौखरी, वर्धन वंश या राष्ट्रकूट? तो जो हर्षवर्धन थे वो वर्धन वंश के शासक थे।
हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कान्याकुब्ज, कन्नौज, पाटलिपुत्र, उज्जैन या मथुरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासन काल में चीन से भारत आने वाले यात्री कौन था? भारत आने वाला यात्री कौन था? मेगस्थनीज, फाहेन, हेनसांग या अल्बरूनी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। हर्ष ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? तो बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में क्या हुआ? एकता बनी रही, मुस्लिम शासन आया, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ या गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनका जो विशाल साम्राज्य था वो बिखर गया था और उत्तर भारत में सत्ता के लिए शून्यता पैदा हो गई थी, जिसके कारण कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। राजपूत वंशों में शामिल नहीं है प्रतिहार, चालुक्य, परमार या मौर्य? तो उसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? नागभट्ट, मिहिर भोज, पृथ्वीराज या भोजराज? तो उसका सही आंसर है आपका बी, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने क्योंकि एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और अरबी आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक रोका था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मिहिर भोज। प्रतिहार वंश मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थापित था? दक्षिण भारत, गुजरात और राजस्थान, उत्तर पूर्व भारत या बंगाल? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, गुजरात और राजस्थान। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी, उज्जैन, दिल्ली या पाटलिपुत्र? इसका सही आंसर है आपका ए, बादामी। प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? अशोक, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान या समुद्रगुप्त? तो जो प्रसिद्ध चालुक्य शासक था पुलकेशिन, पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। भारत में सामंतवाद की शुरुआत किस काल में दिखाई देने लगती है? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या मुगल काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, गुप्त काल में सामंतवाद की शुरुआत देखी गई। सामंतवाद का मुख्य स्वरूप क्या था? किसानों द्वारा भूमि का स्वामित्व, राजा द्वारा सैनिकों को वेतन देना, भूमि स्वामियों को कर संग्रह और प्रशासन का अधिकार देना, बिना कर के शासन प्रणाली? तो जो सामंतवाद का मुख्य स्वरूप था वो था आपका भूमि स्वामियों को कर संग्रह और प्रशासन का अधिकार देना। उत्तर सी सही हो जाएगा। सामंत शब्द का अर्थ मध्यकालीन भारत में क्या था? व्यापारी, स्वतंत्र शासक, अधीनस्थ लेकिन शक्तिशाली भूमि स्वामी या पुजारी वर्ग? तो सामंत शब्द का जो अर्थ था वो था आपका अधीनस्थ लेकिन शक्तिशाली भूमि स्वामी। अच्छा, सामंतवाद होता क्या है? सामंतवाद एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें राजा जमीन बड़े सामंतों को देता था। राजा जो जमीन, जैसे जागीर बोलते थे जमीन को, उसे बड़े सामंतों को देता था और बदले में वो स्वामी भक्ति या सैन्य सेवा या टैक्स देते थे। उसके बाद में ये जो सामंत होते थे वो सामंत जो होते थे वो भूमि छोटे जागीरदारों को दे देते थे जो कि किसानों से काम करवाते थे, और इस तरह भूमि और शक्ति की एक हरारकी बनती थी। हरारकी यानी कि एक संस्तरण बनता था, उसे क्या बोलते थे? सामंतवाद। और सामंतवाद क्या था? सामंतवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें राजा जो है जमीन बड़े सामंतों को देता था और बदले में वे स्वामी भक्ति या सैन्य सेवा देते थे। सामंतवाद के उदय के साथ कौन सी प्रवृत्ति बढ़ी? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, विदेशी शासन या व्यापार का विस्तार? तो सामंतवाद के उदय के साथ विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। अच्छा, विकेंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण का अर्थ है स्थानीय स्तर पर शक्ति का बंटवारा। तो सामंतवाद के उदय के साथ कौन सी प्रवृत्ति बढ़ी? विकेंद्रीकरण की। गुप्त काल में सामंतवाद बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? मजबूत सेना, भूमि राजस्व का क्षय और प्रशासनिक कमजोरी, विदेशी व्यापार, धार्मिक सुधार? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, भूमि राजस्व का क्षय और प्रशासनिक कमजोरी। किस काल में सामंत मजबूत होकर छोटे छोटे
स्वतंत्र राज्यों की तरह व्यवहार करने लगे। वैदिक काल, हर्षवर्धन के बाद, अशोक के काल में या मौर्य काल में। तो उसका सही आंसर है आपका बी, हर्षवर्धन के बाद सामंत मजबूत होकर छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की तरह व्यवहार करने लगे। सामंतवाद में किसानों की स्थिति कैसी थी? पूरी तरह स्वतंत्र, भूमिहीन और कर देने वाले, शिक्षा से समृद्ध या सैनिक वर्ग। तो उसका सही आंसर है आपका बी, भूमिहीन और कर देने वाले। सामंतवाद की व्यवस्था में राजा और सामंत के बीच संबंध कैसे थे? व्यापारिक, गुरु और शिष्य, स्वामी और आश्रित, समान और राजनीतिक साथी। तो सामंतवाद की व्यवस्था में राजा और सामंत के जो बीच संबंध थे वो स्वामी और आश्रित प्रकार के थे। सामंतवाद के कारण भारत में कौन सी व्यवस्था विकसित हुई? मजबूत केंद्र शासन, साम्राज्यवादी विस्तार, जमींदारी वंशानुगत सत्ता या उदार लोकतंत्र। तो सामंतवाद के कारण भारत में जमींदारी और वंशानुगत सत्ता विकसित हुई। सामंतवाद से भारत के राजनीतिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रीय एकता बढ़ी, विदेशी आक्रमण हुए, राजनीतिक अस्थिरता और विखंडन बढ़ा, प्रशासन अधिक मजबूत हुआ। तो राजनीतिक अस्थिरता और विखंडन बढ़ा सामंतवाद से। हिंदू धर्म में पवित्र अग्नि का उपयोग मुख्यतः किस अनुष्ठान में होता है? नामकरण, विवाह संस्कार, पर्व, उत्सव या यात्रा। तो जो हिंदू धर्म में पवित्र अग्नि का जो उपयोग होता है वो आपका विवाह संस्कार में होता है, जिसे बोलते हैं होम। और हिंदू धर्म में 5 प्रकार के होम या 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, जो कि गृहस्थ जीवन में रहकर ही मनुष्य पूर्ण करता है। हिंदू धर्म में श्रद्धा और कर्म किस तत्व से जुड़े हैं? भाग्यवाद, पुष्टि सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष, केवल उपवास। तो हिंदू धर्म में श्रद्धा और जो कर्म है वो आपके पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़े हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को क्या कहा जाता है? 4 उपनिषद, 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ या 4 वेद। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्राणायाम किससे जुड़ा है? आहार, शरीर और मन का संयम, युद्ध कला या व्यापार। तो हिंदू धर्म में जो प्राणायाम है वो आपके शरीर और मन का संयम है। हिंदू धर्म में पवित्र अग्नि का उपयोग किस अनुष्ठान में होता है? ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नामकरण, विवाह संस्कार, पर्व या उत्सव या यात्रा। तो हिंदू धर्म में पवित्र अग्नि का उपयोग मुख्यतः विवाह संस्कार के अनुष्ठान में प्रयोग होता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में क्या माना जाता है? सामान्य नदी, पवित्र माता और मोक्ष देने वाली नदी, व्यापार का साधन या युद्ध भूमि। तो गंगा नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माता और मोक्ष देने वाली नदी माना जाता है। हिंदू विचार में कर्मफल सिद्धांत का अर्थ है केवल पूजा से फल मिलता है, व्यक्ति के कर्म उसके भविष्य और पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं, कोई फल नहीं मिलता, केवल दान करने से मोक्ष मिलता है। तो व्यक्ति के कर्म उसके भविष्य और पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं हिंदू विचार में कर्म फल के सिद्धांत के आधार पर। हिंदू मान्यताओं में गाय क्यों पवित्र मानी जाती है? क्योंकि वह दूध देती है, कृषि में उपयोग होने के कारण, क्योंकि वह पोषण और अहिंसा का प्रतीक है, क्योंकि वह पर्वत पर रहती है। तो हिंदू धर्म में जो गाय है वो पवित्र इसलिए मानी जाती है क्योंकि वह पोषण और अहिंसा का प्रतीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ध्यान रखना, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूछा गया प्रश्न है, भारत में इस्लाम के आगमन का प्रारंभ मुख्यतः किस माध्यम से हुआ? व्यापार और अरब समुद्री मार्ग, यूरोपीय आक्रमण, मंगोल शासन या ब्रिटिश शासन। तो जो भारत में इस्लाम के आगमन का प्रारंभ हुआ वो मुख्यतः व्यापार और अरब समुद्री मार्ग से हुआ। भारत पर पहला प्रमुख मुस्लिम राजनीतिक आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग। तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5, 10, 17 या 25। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में शासन स्थापित करना, व्यापारिक मार्ग बनाना, धन और संपत्ति लूटना या संस्कृति का प्रसार करना। तो महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था संपत्ति और धन लूटना। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, गौरी या तैमूर। तो प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर है उस पर जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बरानी, अल उतबी, मिनहाज ए सिराज या रसखान। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी या इतिहासकार था वो आपका अल उतबी था।
भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की वास्तविक नींव किसने रखी? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी या तैमूर? तो भारत में जो स्थायी मुस्लिम शासन की वास्तविक नींव रखी वो रखी आपके मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध कहाँ हुआ? पानीपत, तराइन, खानवा या चित्तौड़? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो पहला युद्ध हुआ वो हुआ आपका तराइन में, जिसे तराइन की लड़ाई बोला जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन या मिहिर भोज? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत में शासन किसके हाथों में गया? बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत में शासन जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में किस साम्राज्य की स्थापना की? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या मुगल वंश? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का निर्णायक क्षण कौन सा युद्ध माना जाता है? पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, प्लासी का युद्ध या खानवा का युद्ध? तो जो भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का निर्णायक क्षण या जो युद्ध माना जाता है वो माना जाता है आपका तराइन का दूसरा युद्ध। ध्यान रखने वाली बात है, तराइन का दूसरा युद्ध। गुप्त वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह कर अपनी शक्ति बढ़ाई? नागवंशी राजकुमारी से, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, सकराने से, कन्नौज की राजकुमारी से? प्रश्न ये मैंने पहले भी विस्तार से बताया। सही आंसर हो जाएगा आपका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन, भारतीय सम्राट, धर्मराज, जगत गुरु? भारतीय नेपोलियन। समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण किस अभिलेख में है? प्रयाग प्रस्तुति, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख, नासिक शिलालेख या गुम्फा अभिलेख? सही आंसर है आपका बी, इलाहाबाद स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को हराया था? हुन, शक, कुषाण या यूनानी? तो सही आंसर है आपका शक। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय सबसे अधिक युद्ध हुए, क्योंकि इस समय विदेशी आक्रमण बढ़े, क्योंकि कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में उत्कृष्ट विकास हुआ, क्योंकि जो नया धर्म है वो उत्पन्न हुआ? तो सही आंसर है आपका सी, क्योंकि कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में उत्कृष्ट विकास हुआ, इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे? कौटिल्य, चरक, आर्यभट्ट या वाराहमिहिर? सही उत्तर है आपका आर्यभट्ट। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तक्षशिला? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य में राजस्व एवं प्रशासन से संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? महामात्र, सेनापति, मंत्री या पुरोहित? तो मौर्य साम्राज्य में जो राजस्व एवं प्रशासन से संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी थे उन्हें महामात्र कहा जाता था। बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक ने मुख्यतः किस नीति के माध्यम से किया? युद्ध नीति, धम्म नीति, व्यापार नीति या सुरक्षा नीति? तो सही आंसर है आपका बी, धम्म नीति। अशोक के शिलालेखों में उपयोग की गई भाषा मुख्य रूप से कौन सी थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या तमिल? तो अशोक के अभिलेखों में जो उपयोग की गई भाषा थी वो थी आपकी प्राकृत। मौर्य साम्राज्य का पतन किस शासक के बाद तेजी से हुआ? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो अशोक के शासन के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन तेजी से होना शुरू हो गया था। ऑप्शन सी सही है आपका। गुप्त साम्राज्य की प्रमुख मुद्रा क्या थी? ताम्र मुद्रा, रजत मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा या शंख मुद्रा? तो गुप्त साम्राज्य की जो प्रमुख मुद्रा थी वो स्वर्ण मुद्रा थे। गुप्त प्रशासन में उपरिका शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग होता था? कृषक, कर अधिकारी, प्रांतीय राज्यपाल या सैनिक प्रमुख? तो सही आंसर है आपका प्रांतीय राज्यपाल। गुप्त प्रशासन में उपरी का शब्द प्रांतीय राज्यपाल के लिए प्रयोग होता था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस गुप्त शासक के समय में हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण आपके कुमारगुप्त के समय में हुआ। प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख किस लिपि में लिखा गया? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी या पाली? तो जो प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।
गुप्त काल में विज्ञान और गणित पर प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्ट किसने लिखा था? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, चरक या पतंजलि? तो जो आर्यभट्ट ग्रंथ है वो आपके आर्यभट्ट ने लिखा था। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, आर्यभट्ट। हिंदू धर्म में व्रत का महत्व क्या है? शरीर को कमजोर करना, मन, शरीर और आत्मा का अनुशासन और श्रद्धा व्यक्त करना, धन कमाना या उत्सव मनाना? तो हिंदू धर्म में जो व्रत का महत्व है वह है मन, शरीर और आत्मा का अनुशासन और श्रद्धा व्यक्त करना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो यहीं पर आपके प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो खत्म होती है। यहाँ तक ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।